हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पहले तो हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के बारे में हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, उससे संबंधित हमने जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को भी कुछ क्वेश्चंस को लगाया हमने। ठीक है, उम्मीद है वो सारे वीडियो जो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम जो त्रिभुज के कुछ बचे हुए थ्योरम्स हैं, ठीक है, त्रिभुज के जो कुछ बचे हुए थ्योरम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या सिद्धांत हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम वृत्त के बारे में पूरा तो नहीं देखेंगे, परंतु हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखेंगे जो कि ट्रायंगल और साथ साथ सर्कल, ठीक है, मतलब त्रिभुज और वृत्त दोनों के एक रिलेशन को बताता है कि दोनों में किस तरह का रिलेशन है, क्या क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो जो है CG व्यापम CGPSC विशेष कर का जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम है उसमें ये जो यूनिट नंबर 3 और 4 जो दिया है उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई सा भी एग्ज़ाम जहाँ पे ये चैप्टर पूछा जाता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ये पूछा जाता है या ट्रायंगल्स के बारे में, वहाँ पे उसके दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये केवल स्टेट वाले के लिए ही नहीं बल्कि SSC रेलवे के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो चलिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ट्रायंगल के बारे में हमने तो बहुत सारा देखा है कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, एंगल के आधार पर या फिर भुजाओं के आधार पर कितने तरह के ट्रायंगल, ये सब हमने देखा है। तो ट्रायंगल के कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ को देखते जाते हैं, वो ध्यान से हमको देखना है। जैसे एक काम करता हूँ, पहले मैं इंक को थोड़ा डार्क वाला ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले यहाँ पे हम 2 चीज़ को समझेंगे। एक होता है माध्यिका, ठीक है, एक माध्यिका तो आपको उधर में भी मिलेगा जब हम वो पढ़ेंगे, मीन मोड मीडियन वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हमको पढ़ने पर, लेकिन यहाँ पे माध्यिका जो इसको हम कहते हैं मीडियन तो कहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम देखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड नहीं ना, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से त्रिभुज से संबंधित है, हम उसको देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ABC। ये है एक ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल ABC में देखिए आप 3 शीर्ष देखने को मिल रहा है, एक A, B और C। 3 एंगल भी देखने को हमको मिल रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये त्रिभुज का जो शीर्ष A है, शीर्ष A से इसके सामने का जो भुजा क्या है BC, यहाँ पर एक मैं लाइन खींचता हूँ ऐसे। ठीक है, शीर्ष A से एक हम लाइन खींचे जो कि BC पर बिंदु D पर मिलता है। अब जो ये AD लाइन हमने जो ड्रॉ किया है, जो रेखा हमने बनाया है, अगर ये AD इस लाइन BC को 2 बराबर भाग में बांटे, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि AD क्या है, एक तरह का माध्यिका है या फिर मीडियम है। समझ में आ रहा है? किसी भी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा पर जो लाइन खींचा जा रहा है, ये खींची गई लाइन अगर सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में विभक्त करता है या बांटता है, तब इस लाइन को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। मतलब AD क्या हो गया, हमारा एक माध्यिका हो गया या फिर मीडियन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं BC से भी अगर खींचूँ, मान लो एक B शीर्ष है, यहाँ से मैं एक लाइन खींचता हूँ वैसे। ठीक है, ये हो गया मान लो E। अब जो BE हमने खींचा, इस BE जो हमने खींचा, ये AC को भी 2 बराबर भाग में अगर बांट दिया, AE और EC ये बराबर भाग में बांटा, तो AE भी क्या है, एक तरह का हमारा मीडियन ही है, माध्यिका ही हुआ। इसी तरह अगर हम C से भी अगर खींच दें ऐसे, ठीक है, C से लेके F तक अगर हम खींच दें, ठीक है, C से शीर्ष से खींचा गया जो CF लाइन है, अगर इस AB को 2 बराबर भाग में बांट दे, ठीक है, तो देखिए 2 बराबर भाग में बांट दिया ये और ये, तो ये CF भी क्या होगा, एक तरह का मीडियन या फिर माध्यिका होगा। उम्मीद है आपको माध्यिका समझ में आया कि माध्यिका क्या होता है। अब देखते हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है या फिर एल्टीट्यूड क्या कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल हम यहाँ पे इस बार PQR ड्रॉ करते हैं, PQR। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर भी 3 शीर्ष है, P, Q और R 3 शीर्ष है। अब शीर्ष लंब में आपको लंब से समझ में आया होगा, परपेंडिकुलर का मतलब, जैसे ये शीर्ष P है, यहाँ से हम एक लाइन खींचे, ये मान लो PS हो गया। ठीक है, ये PS, ये जो हमने PS लाइन खींचा,
अगर इस क्यू आर के ऊपर बराबर विभक्त करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर बराबर विभक्त करता ये पी एस, तो पी एस भी एक मीडियन या फिर माध्यिका ही हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी से खींचा गया लाइन पी एस जो है इस क्यू आर के ऊपर अगर लंब डालता है, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तब हम क्या कहेंगे कि पी एस क्या है, एक एल्टीट्यूड है, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है। अगर इसी तरह मान लो क्यू से मैं खींच देता ऐसे, इसके ऊपर खींचता, ये टी है मान लो क्यू टी, यहाँ पर भी अगर ये परपेंडिकुलर लाइन खींचा तो हम क्या कहेंगे कि क्यू टी क्या है, एक तरह का ये लंब हो गया, शीर्ष लंब हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। यही इसी तरह हम यहाँ से अगर ऐसे खींच देते, आर यू खींच दो मान, अगर ये आर यू लाइन भी अगर इसको परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचता तो ये आर यू भी क्या होता, एक तरह का एल्टीट्यूड होता, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया कि माध्यिका या फिर मीडियन या फिर शीर्ष लंब एल्टीट्यूड होता क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से संबंधित कुछ, अभी देखिए कुछ ऐसे भी लाइन या फिर रेखा खींचे जा सकते हैं जो साथ साथ क्या हो, माध्यिका भी हो और शीर्ष लंब भी हो, ठीक है, वैसा हो सकता है, ठीक है। जैसे उसको हम लंब समद्विभाजक कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे मैं एक लाइन खींचता हूँ ऐसा मान लो, मतलब एक त्रिभुज खींच दिया, हमने एक त्रिभुज खींचा ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में ए बी सी ये तीनों क्या है, शीर्ष हो गया। अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचा ऐसे, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दिया, ये मान लो डी है। अब ये लाइन ए डी जो है इस बी सी को दो बराबर भाग में तो बांट ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, ये 90 अंश का भी कोण बना रहा है। तब हमारा जो यहाँ पे ए डी होगा ये क्या कहलाएगा, लंब समद्विभाजक कहलाएगा, ठीक है, लंब समद्विभाजक, या इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लंब समद्विभाजक होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है इस तरह का, अगर हमारे पास मान लो कोई समबाहु त्रिभुज हो या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसमें हमको लंब समद्विभाजक देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको माध्यिका, शीर्ष लंब और लंब समद्विभाजक समझ में आया होगा। अब मैं समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जाता हूं और आपको कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है कि जैसे एक त्रिभुज ऐसे बना देगा, ठीक है, बनाने के बाद हम ऐसे माध्यिका खींच देंगे, आपको बता देगा कि किस तरह का है वो लंब समद्विभाजक है, मतलब किस तरह का त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है। इसका आगे यूज़ होगा, मैं उसको आगे मैं बताने वाला हूँ हालांकि, ठीक है। ये आपको माध्यिका या फिर मीडियन और एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक क्या होता है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें और नोट डाउन भी करते चले। अब मैं चलता हूँ पहले समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। अब देखिए मैं एक अभी समबाहु त्रिभुज खींचता हूँ, सॉरी समद्विबाहु पहले खींचता हूँ। समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हमने एक ए बी सी ट्रायंगल खींचा, इस ट्रायंगल में मैं मानता हूँ कि ए बी और ये ए सी दोनों बराबर है, ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमने खींचा। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये ए बी और ए सी ये दोनों को हमने बराबर लिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है और दो कोण उनके आमने सामने, ये दोनों अगर भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने का कोण ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारे पास ये दो भुजा है, ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ से अगर हम अब लंब समद्विभाजक खींचें, या फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था अभी कि मीडियन जब भी हम खींचते हैं, ठीक है, इस त्रिभुज को समझ लीजिए पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू आर। पी से हमने एक मीडियन खींचा या माध्यिका खींचा एस, पी एस। अब जो माध्यिका होता है ये सामने वाले को दो बराबर भुजा में बराबर भाग में बांटता तो है ही, साथ ही साथ पूरे त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। मतलब इधर जो आपको जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल और जो आपको इधर त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या करता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब किसी भी त्रिभुज में खींची गई माध्यिका या फिर मीडियन उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देता है। मतलब यहाँ पर त्रिभुज पी एस क्यू का जो क्षेत्रफल होगा
वो बराबर होगा त्रिभुज PSR के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ऐसा दे सकता है, एक त्रिभुज का एक माध्यिका दे देगा, अब पूछ देगा जैसे सभी भुजाएं दे देगा इसका PQ QR और ये PR, ये सारे भुजाओं का जो माप आपको दे देगा और पूछ देगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा छोटे वाले का, अगर ये PS माध्यिका है। तो फिर हम क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर बराबर मिल जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, याद रखिएगा। या फिर ये दोनों का जो क्षेत्रफल है उसको हम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा, तो जो पूरा त्रिभुज PQR है, इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधे के बराबर इसका और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इनकी भुजा दिया रहेगा तो हमारा आराम से हम निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ही चलते हैं। तो देखिए यहाँ से ये दोनों भुजा तो क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा, मैं यहाँ से एक खींचता हूँ माध्यिका ये, ठीक है, BD, और यहाँ से मैं एक माध्यिका खींच दिया B और E। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो हम बराबर भुजाओं के ऊपर जो हम माध्यिका खींचते हैं उनके सामने वाले शीर्ष से, तो ये दोनों माध्यिकाओं की जो लंबाई है वो भी बराबर हो जाता है। क्या बता रहा हूँ कि पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में हमने AB और AC को 2 बराबर भुजा लिया है। ठीक है, फिर इस AB और AC के ऊपर हमने उसके सामने वाले शीर्ष से माध्यिका खींचा। तो ये माध्यिका क्या किया, इसको और इसको बराबर बांटा, साथ ही साथ इसको और इसको बराबर, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर थे तो ये सब भी बराबर थे। अब यहाँ पे जो हमारा माध्यिका है, कौन कौन सा माध्यिका है भाई, हमने जो अभी मीडियन खींचा, कौन कौन सा, ये BD और CE, ये दोनों के दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी तरह समबाहु त्रिभुज के अंदर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसमें तीनों के तीनों भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। तो मैं यहाँ से तीनों को बराबर खींचता हूँ ऐसे। ठीक है, यह बराबर खींच दिया। ये A, B और C, ये 3 शीर्ष हो गए ABC। ये ABC जो तीनों AB, BC और C है, ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ AB बराबर BC बराबर CA। इन सारे से संबंधित मैं एक वीडियो आपके लिए MCQ लेकर आऊँगा, बस अभी मैं आपको थ्योरम जो है सारा चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB, BC और C ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हो गया। समबाहु त्रिभुज में हमको पता है कि ये तीनों जो आंतरिक कोण होंगे वो भी बराबर बराबर के हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C, ये तीनों की तीनों बराबर मतलब 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ से मैं क्या खींचता हूँ अगर अब समबाहु त्रिभुज में जितनी भी माध्यिका होता है, जैसे यहाँ से मैं एक माध्यिका ये ऐसे खींच दिया, ठीक है, ये AD हो गया। यहाँ से एक माध्यिका मैं खींच दिया इधर से, ये BE हो गया, और यहाँ से एक माध्यिका मैं खींच दिया CF हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 माध्यिका खींचा, तो ये तीनों के तीनों माध्यिकाओं की जो लंबाई होती है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कहने का क्या कि BE बराबर AD बराबर CF, ये तीनों क्या है, माध्यिका है, और इन तीनों का लंबाई भी आपस में क्या होगा, बराबर, किसके अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, और क्या यहाँ पे ध्यान देना है हमको, तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो माध्यिका, ये देखिए यहाँ पे एक सेंटर पे एक दूसरे को काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे काट रहे हैं, सेंटर को मान लेते हैं O। तो ये जो सेंटर आपको मिला यहाँ पे, जैसे कि AD की जो लंबाई है, टोटल आपको A से लेके D तक की जो लंबाई है, ये AO और OD इसका जो रेशियो होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। AO और AD का जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो होता है। ठीक है, केवल AO OD का ही नहीं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो BO और OE, CO और OF का भी जो रेशियो होगा 2:1 के अनुपात में ही होता है। ठीक है, ये सब, तो ये किसका, इसका गुण होता है समबाहु त्रिभुज में कि जो उनकी जो माध्यिकाएं होती हैं तीनों एक दूसरे को जो बिंदु पर काटते हैं, तो वो माध्यिका जो है वो सेंटर पॉइंट से, जो
मिलने का जो बिंदु है, मीटिंग पॉइंट है, उससे 2 और 1 का अनुपात बनाते हैं। ये ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। अब आपको मान लो ये माध्यिका की लंबाई अगर मान लो 6 सेंटीमीटर दिया है, तो 6 सेंटीमीटर में ये कितना होगा, 4 और ये 2, हम इसके अनुपात में बांट सकते हैं। क्लियर है इतना? तो हमको ये यहाँ पे हमको तरीका आना चाहिए हमको निकालने का। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे जो हम माध्यिका खींचे, साथ ही साथ वो लंब समद्विभाजक भी होते हैं, जो सामने वाले भुजा पे 90 अंश का कोण भी बनाते हैं। ठीक है, मतलब समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो साथ ही साथ लंब भी होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले भुजा पे जो लंब हम खींचते हैं वो उसको बराबर भाग में बांटता भी है और लंब भी होता है। ठीक है, याद रखिए। तो ये सब गुण किसके अंदर का है, समबाहु त्रिभुज के अंदर का है। ठीक है, उम्मीद है इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अभी क्या देखा कि माध्यिका क्या होता है, लंब क्या होता है, या फिर शीर्ष लंब क्या होता है, लंब समद्विभाजक क्या होता है, ये हमने सब कुछ अभी तक देखा। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लंब केंद्र क्या होता है या फिर ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट लें या फिर आप नोट डाउन भी करते चलें। क्वेश्चंस का टेंशन मत लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा या फिर उसके आगे ये सारा जो मैंने अभी तक सिद्धांत बताया इससे संबंधित आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अभी मेरा काम है कि मैं एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर दूं आपके लिए। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र या फिर इसी को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये किसी भी टाइप का त्रिभुज हो सकता है, चाहे वो समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु, किसी भी तरह का त्रिभुज चलेगा। तो मैंने एक त्रिभुज ABC ड्रॉ किया। ठीक है, त्रिभुज ABC में ABC उसका शीर्ष हो गया, AB BC C है उनकी भुजाएं हों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों शीर्षों से हम शीर्ष लंब खींचते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब हमने अभी बताया कि किसी भी शीर्ष से, शीर्ष लंब को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड, अभी हमने बताया। तो उससे हम क्या करते हैं, सामने वाले भुजा पर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, जैसे AD हमने लंब खींचा, तो ये लंब मतलब ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसी तरह हम B से भी हमने खींचा ऐसे, यहाँ पे ये BE खींचा, ये BE भी क्या है, एक तरह से लंब है। फिर हमने क्या खींचा, यहाँ से C से CF भी हमने एक लंब खींचा या फिर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, एल्टीट्यूड खींचा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो BE हो गया, BE CF और AD, ये तीनों के तीनों क्या है, हमारा एल्टीट्यूड है। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे कि ये सब शीर्ष लंब है। तो किसी त्रिभुज के अंदर जो तीनों शीर्ष लंब खींच रहे हैं, वो जहाँ पर जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को ही क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र कहा जाता है। क्लियर है इतना कि किसी भी त्रिभुज के जो तीन हम लंबवत लाइन खींच रहे हैं या फिर एल्टीट्यूड या शीर्ष लंब खींच रहे हैं, तो तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर त्रिभुज के अंदर मिलेंगे उसी को हम ऑर्थो सेंटर या फिर लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जब हम लंब केंद्र खींच रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको समझना क्या है कि जैसे जो ये लंब केंद्र बना, इस लंब केंद्र पर भी आपको यहाँ पे एक एंगल देखने को मिल रहा होगा, ये वाला एक एंगल, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक एंगल देखने को मिल रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर एक जो त्रिभुज बन रहा है ए, इस लंब केंद्र को मैं O नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, AOB, यहाँ पे इधर से ये वाला कोण देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और इस कोण के पीछे यहाँ पे जो शीर्ष पर कोण देखने को ये मिल रहा है। इसी तरह एक एंगल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इसके जस्ट पीछे यहाँ पर एक एंगल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें क्या रिलेशन है मैं वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है समझिएगा। ये सेंटर को हमने क्या माना है, O माना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ O, हमारा लंब केंद्र क्या है, O है। अब क्या इसका रिलेशन है वो देखिएगा। जैसे यहाँ पे त्रिभुज बना BOC, ठीक है, त्रिभुज BOC, मतलब यहाँ पे एंगल को देखना है, तो एंगल BOC मिला। ये एंगल BOC जो ये वाला एंगल है, इसके पीछे कहाँ एंगल है भाई, एंगल A है। तो ये एंगल BOC प्लस एंगल A, इन दोनों का जो सम होता है, योग होता है, हमेशा 180 डिग्री का होता है। क्लियर है। तो अब बताइए,
इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस इसके पीछे का एंगल क्या है, एंगल B, इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, 180 डिग्री ही मिलेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे चले जाएं, एंगल AOB और इसके पीछे है एंगल C, ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ा तो 180 डिग्री का कोण मिल गया। ये तीनों आपको समझना है और इससे संबंधित कई बार कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसी तरह आपके लिए एक क्वेश्चन अगर मैं बना दूं, ठीक है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, जैसे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये त्रिभुज बनाता हूं मैं PQR, ठीक है, PQR। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक लंब खींचा ऐसे, यहाँ से हमने एक लंब खींचा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो है, क्योंकि अब ये वाला भी लंब ही है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ये O दे दिया। अब आपको मान लो ये वाला एंगल दे दे, ठीक है, और ये पूछ ले तो आप बता नहीं देंगे, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं दे दूं एंगल QOR दे दिया मैं, मान लो 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरह मैं एंगल POR दे देता हूँ 100 डिग्री, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूंगा, हमने क्या दिया, एंगल QOR का वैल्यू 120 दिया है और एंगल POR का वैल्यू दिया है 100। अब मैं पूछ दूंगा आपसे कि चलिए एंगल R का वैल्यू कितना होगा वो बताइए। एंगल R मतलब ये वाला कोण आपसे पूछा है कि ये वाला कोण कितना होगा, आपको बताना है, ठीक है। बता पाएंगे क्या? तो चलिए इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है, इसके बाद में जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो देखिएगा। जैसे हमने क्या बताया कि ये वाला कोण कितना है, QOR कोण जो है 120 है, तो हमने बताया कि ये वाला 120 और ये वाला, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर ये दोनों का योग 180 है और ये वाला अकेले का 120 है, तो ये कोण एंगल P कितना आएगा, तो 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 180 में इस 120 को घटाएंगे तो 60 डिग्री मिल जाएगा। इसी तरह एंगल POR, ये वाला कोण को मैंने क्या दिया, 100। अगर ये 100 है और इन दोनों का योग कितना, 180 है, तो 100 ये है, तो ये कितना बचेगा, तो ये 80 डिग्री बचेगा, ठीक है। 180 में 100 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब हमारे पास एंगल P का वैल्यू मिल गया 60, एंगल Q का वैल्यू मिल गया 80, तो हम एंगल R निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंदर जो तीनों कोण होते हैं, आंतरिक कोण, उनका योग कितना होता है भाई, तो उसका होता है 180, 180 डिग्री होता है। अब P कितना मिला, 60 यानी कि 60 डिग्री, Q कितना मिल गया, 80 डिग्री, और R कितना, ये निकालना है, इधर हो गया 180, तो 60 और 40 हो गया, सॉरी 60 और 80 हो गया 140 डिग्री, प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल R कितना मिल जाएगा, उधर ले जाके घटा देंगे तो मिल जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल R का वैल्यू कितना मिल गया, 40 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो इस वाला जो सिद्धांत है यहाँ पे, उसका ये फ़ायदा है, याद रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट B पर 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का वो वाला शीर्ष या फिर वो वाला वर्टेक्स जहाँ पे 90 अंश होता है, वो शीर्ष ही क्या होता है, उसका लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। याद रहेगा, किसी भी समकोण त्रिभुज का जिस भी शीर्ष पर 90 अंश का कोण बनता है, वो शीर्ष ही क्या होता है, उसका लंब केंद्र या फिर ऑर्थो सेंटर होता है। इतना चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से नोट डाउन करते चलें सबको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके भविष्य के सारे एग्ज़ाम्स में इसका ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हम त्रिभुज के 3-4 और थ्योरम देखते हैं, इसके बाद त्रिभुज और सर्कल में रिलेशन को देखेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ अभी। चलिए अब हमको क्या समझना है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे, समझिएगा इसको ध्यान से। यहाँ से एग्ज़ाम में कई बार हमेशा से क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
जैसे क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज हमने बनाया ABC, एक त्रिभुज हमने बना दिया ABC, ठीक है। ABC इसका शीर्ष हो गया, AB BC और CA इसकी 3 भुजाएं हो गए। अब क्या बोला जाता है कि अगर AB का मध्य बिंदु मान लो ये है, AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है, और AC का मध्य बिंदु मान लो E है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ कि AB का मध्य बिंदु D और AE का मध्य बिंदु E, ठीक है, मतलब D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AE, ठीक है, सॉरी AC, ठीक है। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ कि AB और AC का जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, D और E है, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो तो D और E को जब हम मिलाते हैं तो एक लाइन बना, ठीक है। जब भी ऐसा कंडीशन होगा तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो DE का वैल्यू मिलेगा, याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार इसको समझाऊंगा कि जो DE मिलेगा, ठीक है, ये DE हमेशा होगा समानांतर होगा BC का, पहली बात, ठीक है। क्या बोला कि त्रिभुज, कोई भी एक त्रिभुज है, किस त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से एक तीसरी लाइन बनेगी, चौथी लाइन। अगर ये लाइन उसके सामने वाला जो भुजा बच गया था उसके समानांतर होगा, हमेशा समानांतर होगा। और साथ ही साथ अगर D और E मिड पॉइंट होंगे, मध्य बिंदु होंगे, तो जो ये DE मिलेगा वो ये वाला जो भुजा सामने जिसकी समांतर था उसका आधा के बराबर मिलेगा। इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं इसको। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऊपर ही लिख लीजिएगा कि D और E क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। किसका, तो D जो है मध्य बिंदु है AB का और E जो है मध्य बिंदु है AC का। ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में बना देगा, ठीक है, कि ABC एक त्रिभुज है, AB और AC का मध्य बिंदु D और E है, ठीक है। अगर BC का वैल्यू आपसे दे देगा और पूछ देगा कि बताइए फिर DE क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता और सेम ऐसे ही सिचुएशन दिया होता तो DE का मान कितना होगा, इसका जस्ट आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है इतना। साथ ही साथ अगर मान लो ऐसे ही कुछ रहता, अगर एक काम करता, ये दे देता मान लो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा 5 सेंटीमीटर होता। अगर यहाँ पे ये दे देता 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना भाई। तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये था मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसे ही सेम दे देता, ये वाला 5 देता तो ये 10 कर लेते, अगर ये 10 दे देता तो ये 5 दे देता, ठीक है। इसका उल्टा भी एक प्रमेय बनाया जाता है, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें क्या होता है कि आपको ये बोल देता है कि त्रिभुज ABC में D और E, ठीक है, मतलब DE और BC एक दूसरे के समानांतर है, ठीक है, और समानांतर है। फिर दे देगा कि जो DE है 10 का आधा है, हाफ है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, DE और BC एक दूसरे के समानांतर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस वहीं को घुमा फिरा के बनाया जाता है। तो आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद रखना है, ठीक है। क्लियर नहीं होगा तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके आप फिर से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब अगला थ्योरम हम देखते हैं। फिर से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC हमने ड्रॉ किया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने क्या बताया, AB BC और CA 3 हमारे पास भुजाएं हैं, ठीक है। इन तीनों का, जैसे कि AB है, AB का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं D, ठीक है। BC का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं E, और AC का एक मध्य बिंदु ले लेते हैं हम F, ठीक है। हमने क्या किया, सभी भुजाओं का मध्य बिंदु ले लिया। अब देखिए ये मध्य बिंदु था, जब हम इसको मिलाएं तो यहाँ पे क्या मिला, जो DF मिला ये BC का समानांतर हो जाएगा। अभी हमने मिड पॉइंट थ्योरम देखा, ठीक है। फिर क्या किया, अगर मान लो D और, ठीक है, ये समानांतर तो मिला, साथ ही साथ ये BC की लंबाई जितनी होती उसका जस्ट आधा क्या हो जाता है, DF हो जाता। सिमिलरली अगर मैं D से E को, इसको ज्वाइन किया, DE को ज्वाइन किया, तो ये DE इसके समानांतर हो जाएगा और जितना AC होगा उसका जस्ट आधा ये हो जाएगा। फिर मान लो E से F को ज्वाइन किया, तो E से F को ज्वाइन किया तो जितना लंबाई AB का होगा उसका जस्ट आधा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, और ये समानांतर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम पर बेसिस ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार से ऐसे ही मिड पॉइंट को मिला देता है, और इस त्रिभुज ABC का, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देगा कि AB कितना है, मान लो
3 सेंटीमीटर, ठीक है। BC दे दिया आपको 4 सेंटीमीटर, AC दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसके बाद आपसे पूछ लेगा कि ये वाला जो क्षेत्रफल जो आपको त्रिभुज दिख रहा है DEF, ठीक है, DEF जो त्रिभुज दिख रहा है अंदर, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जब भी तीनों भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो अंदर त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, तो आप इसको मिलाने पे जो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 टोटल 4 त्रिभुज मिलता है, और यहाँ पे चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, ठीक है। क्या बता रहा हूँ कि सभी मिड पॉइंट को मिलाने से यहाँ पे 4 त्रिभुज मिला, यहाँ पे चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, बस आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए क्या कि D, E और F ये तीनों के तीनों क्या है भाई, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, मिड पॉइंट्स हैं। क्लियर होना चाहिए, सबको आप मेंशन करिएगा जो आप नोट्स बना रहे हैं। जब ऐसा कंडीशन होगा तब यहाँ पे जो ADF, ठीक है, जो यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है ADF ये वाला, फिर BDE, फिर आगे गए मान लो ये वाला EFC, और यहाँ पे चौथा लास्ट में आपको दिख रहा है DEF। ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चारों का त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा। अच्छा, आप पूछ लेगा आपकी DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, बताइए कि जो त्रिभुज DEF है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हम जब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और उसको हम 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम 4 से भाग दे देंगे, तो किसी एक का निकल जाएगा, और एक का निकल जाएगा तो सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही। अब 3 4 5 ये त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, हेरेंस फार्मूला लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। आधार गुना ऊंचाई दिया है तब भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई लगा सकते हैं। फिर जब पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो 4 से भाग दे देंगे, तो चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब DEF का वैल्यू निकाल दिए तो देखिए DEF तो इन सबके भी बराबर है, तो मतलब किसी भी एक का निकालो तो चारों का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको और इसका क्षेत्रफल का योग पूछता तो 1 का निकाल के हम 2 का गुना करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना होगा, ठीक है। चलिए अब हम एक और चीज़ शुरू करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल के बारे में जितना भी थ्योरम सिखाना था जो कि मुझे एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगा, बाकी SSC रेलवे ये सब के एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत सारे थोड़ा एडवांस भी पूछ दिए जाते हैं, परंतु मुझे लगता है कि हॉस्टल वार्डन या CG व्यापम से संबंधित जितना भी ट्रायंगल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जो अभी तक मैं बताया इतना से ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे और इम्पोर्टेंट बताने जाना हूँ जिसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज और सर्कल इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। आगे और भी हम देखेंगे परंतु यहाँ पे त्रिभुज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर रहे हैं तब तो वेरी गुड है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है।